Assalamualaikum students, how are you all? Welcome to chemistry learning. स्टूडेंट हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किए हुए केमिस्ट्री के। हमने केमिस्ट्री 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। उसका हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बेसिक डेफिनेशंस का। बेसिक डेफिनेशंस में हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन देखी थी वो मैटर की थी। तो हमने मैटर को कैसे डिफाइन किया था कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मैस हो और वो जगह घेरता हो और वो क्या होगा, मैटर होगा। बच्चों हमने फिर आगे जो मैटर था उसको क्लासिफाई किया था सब्सटेंस में और मिक्सचर में। सब्सटेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था, जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगी वो होगा सब्सटेंस, मतलब ऐसा मादा जिसके अंदर कुछ मिलावट ना हो वो होगा मैटर का सब्सटेंस। और मिक्सचर हमने क्या कहा था कि ऐसा मैटर जिसके अंदर या ऐसा मादा जिसके अंदर मिलावट हो वो होगा मिक्सचर। और बच्चों फिर आगे हमने मिक्सचर को फिर दो क्लासेस में डिवाइड किया था, एक हेट्रोजीनियस था और एक होमोजीनियस था। हेट्रोजीनियस जो था वो मुख्तलिफ होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी सैंड और वाटर की। जब आप सैंड को मिक्स करते हैं वाटर में तो आप जब आम आंख से देखते हैं तो आपको सैंड नजर आती है, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। ये थी हेट्रोजीनियस की। और होमोजीनियस मैंने आपको बताई थी एग्जांपल साल्ट और वाटर की। मतलब है कि जब आपने साल्ट को पानी में हल किया है तो आपको साल्ट नजर नहीं आएगा, जैसे सैंड नजर आती है। और फिर जो हमारा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, उसको हमने आगे क्लास में डिवाइड किया था एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो हमने अपने एलिमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। कल के लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, कुछ मॉडर्न और कुछ हिस्ट्रीज की देखी थी और उसकी कुछ प्रीवियस डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने इसकी अक्रेंस देखी थी, कहाँ कहाँ होता है, और इसकी बाय वेट भी अक्रेंस हमने देखी थी। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और कुछ फिजिकल स्टेट देखी थी। और एंड पे हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो वैलेंसी का है, वो भी एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी में है। आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है और हम इसको कैसे लिख सकते हैं और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि वैलेंसी क्या है और हम कैसे इसकी तारीफ करेंगे। जी स्टूडेंट, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो वैलेंसी है। सबसे पहले हमने वैलेंसी को डिफाइन करना है और फिर उसके बाद हम कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स और कुछ आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम कुछ रेडिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की बहुत खास किस्म की जो खसूसियत होती है वो वैलेंसी होती है। अब वो होती क्या है, इट इज अ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, ये किसी के साथ जुड़ने की खसूसियत है ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की खसूसियत किसके साथ बच्चों, विद अदर एलिमेंट्स, किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ने की किसी भी एलिमेंट की जो भी खसूसियत है वो कहलाती है इसकी वैलेंसी। अब ये डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ये वैलेंसी डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट आखिरी शेल के अंदर। आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है कि दरमियान में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द शेल होते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, शेल के अंदर मूव करते रहते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर। अगर किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा शेल हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं। इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, जितना उसका किसी की भी एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है या साइज बढ़ता जाता है तो उसके शेल भी बढ़ते जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं वैलेंसी को, कि कोई बहुत ही मखसूस किस्म की एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, बहुत खास प्रॉपर्टी होती है और वो जुड़ने की प्रॉपर्टी है किसी और एलिमेंट के साथ। और वो डिपेंड किस पे करती है कि आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अभी आपको मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन बताई है। आगे चल के हम जब इसको आगे देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स में और
आयनिक कंपाउंड्स में या रेडिकल्स के अंदर वैलेंसी को कैसे लिखते हैं या कैसे देखते हैं, तो आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं वैलेंसी को कोवेलेंट कंपाउंड्स में। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आगे चलकर आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine with an atom of that element। क्या है कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर उसकी वैलेंसी वो होगी कि वो कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं ऑफ एन एलिमेंट, कि उस एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। कोवेलेंट कंपाउंड की वैलेंसी उस चीज पे डिपेंड करेगी। सेकंड है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, या कोई भी और एटम हो सकता है जिसने बॉन्ड बनाए हुए हैं दूसरे किसी भी एटम के साथ, तो वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे देखिए, एग्जाम्पल पहली मैंने लिखी है HCl, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी कोवेलेंट कंपाउंड में 1। आगे देखिए ऑक्सीजन है, उसने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। अमोनिया है, नाइट्रोजन है, उसने क्या बनाए हैं 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। कार्बन है, इसने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ खुद को जोड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाए हुए, इसकी वैलेंसी होगी 4। अब दोबारा से मैं आपको ये बताने लगी हूँ, आप उसको रिलेट करके देखें। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, के नंबर है हाइड्रोजन एटम के विच कंबाइन विद एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जो उसी एलिमेंट के किसी भी एटम के साथ जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं ये उसकी वैलेंसी होगी। आगे द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन एटम, कि कोई भी एटम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है उस एलिमेंट की वो वैलेंसी होगी। जैसे क्लोरीन के केस में इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन 2 जुड़े हुए, उसने ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन है, अमोनिया के केस में उसने 3 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी बच्चों। आगे कार्बन है, उसने 4 हाइड्रोजन एटम्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम के साथ उसने अपना बॉन्ड बनाया हुआ, देख सकते हैं आप, और इसकी वैलेंसी 4 होगी। ये है कोवेलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी। अब हम आगे देखेंगे आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने देखनी है आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी, वो क्या होती है। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आयनिक कंपाउंड की जो वैलेंसी के बारे में आप पढ़ेंगे बच्चों, तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी वो वैलेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को या तो एटम गेन करता है, हासिल करता है, या उसको लॉस्ट कर देता है, मतलब अपने ऑक्टेट से अपने आउटरमोस्ट शेल से निकाल देता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है या वो लेता है किसी और एटम से। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या है वो पहले समझ लें बच्चों। ये ऑक्टेट एक रूल होता है जिसके अंदर एटम्स ने अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, और एक और इसी का रूल होता है डुप्लेट, कि उसने अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्यों कंप्लीट करने होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह जो एटम्स होते हैं वो भी खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और जब उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों,
इस केस में जब उनके पास एक से ज्यादा शेल मौजूद हों तो उसकी आखिरी शेल के अंदर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। अगर उसका एक शेल है तो उसके आखिरी शेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की जरूरत होती है। ये होता है रूल जिसके जरिए जो इलेक्ट्रॉन्स देने से और लेने से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं एटम्स। तो एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, या वो दे देते हैं वो या ले लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, या वो लेता है कोई और ये एक देता है। एक डोनर होता है जो देने वाला होता है और एक एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है बच्चों, इसके अंदर शेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग करते हैं। दो जो एटम्स होते हैं उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, इसी तरह वो इस असूल के तहत वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, इनके अंदर उनको देना होता है, ट्रांसफर करना होता है, या एक ले लेता है या एक दे देता है। अब हम आगे इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब इसकी एग्जांपल में देखें, आपके पास एक सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जो सोडियम है इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिरी शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चों। तो अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। मैंने आपसे कहा था कि इसने आयनिक कंपाउंड में इस एटम ने क्या करना होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। वो कैसे करता है, जो इसके आखिरी की शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसकी तादाद इसने 8 करनी होती है। या वो दे देगा या वो ले लेगा। अब जो सोडियम एटम है बच्चों, ये क्या करता है कि जब इसने देखा कि मेरे आखिरी शेल के अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसने ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, ये बहुत आसान तरीका कार इख्तियार करेगा। इसके पास 2 चॉइसेस होंगी, या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और बाकी इसके जो शेल बचेगा उसके अंदर तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये सोडियम जो आसान चॉइस है वो ये एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, अपना एक आखिरी शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन में लूज कर देगा, दे देगा और क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इसकी वैलेंसी होगी 1। इसी तरह मैग्नीशियम है बच्चों, इसका जो है एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि 12 है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डुप्लेट रूल। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जो इसका आखिरी शेल है बच्चों, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब मैग्नीशियम भी वही करेगा जो सोडियम करता है, कि उसको आसान तरीकाकार क्या लगता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, स्टेबल हो जाए। इसी तरह एल्यूमिनियम है, उसके 13 एटॉमिक नंबर है, उसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में ये 3 इलेक्ट्रॉन रखता है। लेकिन ये क्या करता है बच्चों, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये स्टेबल हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन के साथ इनको मैच करते हैं। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो वो कैसे करेगा, या तो वो हासिल करेगा इलेक्ट्रॉन्स या वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा। अगर उसको अपने इलेक्ट्रॉन देना आसान है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर उसको लेना आसान है तो वो ले लेगा। अब लेता किस केस में है वो देखते हैं। तो दूसरी एग्जांपल्स देखते हैं आयनिक कंपाउंड की जिसके अंदर ये गेन करता है। नाइट्रोजन देखें बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके फिर आखिरी जो शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें इसके पास, नाइट्रोजन के पास भी 2 चॉइसेस होंगी, या वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या वो 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन के पास आसान हल क्या है कि वो 3 ले ले, 5 देने से बेहतर है कि वो 3 ले ले, वो उसे आसान लगता है।
तो नाइट्रोजन एटम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या होती है इसकी फिर वैलेंसी 3। इसी तरह ऑक्सीजन एटम है, उसके 8 एटॉमिक नंबर है, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो बजाय इसके के इलेक्ट्रॉन 6 के 6 अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, ऑक्सीजन 6 के 6 अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, वो क्या काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है किसी भी एटम से और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह क्लोरीन के केस में देखें बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर 8 है और तीसरे के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, इसको क्या आसान लग रहा है कि 7 देने के बजाय ये 1 हासिल करे, तो ये 1 हासिल करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो होगा वैलेंसी इसकी 1 होगी, तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास डेफिनेशन ही बच्चों ये है कि आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, या उसने हासिल करके अपनी वैलेंसी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है या उसने निकाल देने अपने इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों के पास एक टेबल आपकी बुक में नहीं पढ़ना होगा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल को आपने देखना है, उसके आखिरी शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो बच्चों उसके पास ये बेहतरीन चॉइस है कि वो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे दे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अगर उसके पास आखिरी शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, वो देने से घबराएगा क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे सकता, उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी जाया हो जाएगी। तो वो क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। ये आगे चैप्टर्स के अंदर जाकर आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे बच्चों, तो उसके अंदर आपको इन तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर दिए होंगे, उनके कुछ ग्रुप नंबर दिए होंगे। तो जब आप उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आपको उसकी वैलेंसी, उसकी जो ग्रुप नंबर है या उसके एटॉमिक नंबर, कुछ जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपको वहां से याद करने हैं और आपको फिर इनकी समझ सही तरह से आ जाएगी। फिलहाल आपको हमने आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है उसकी एग्जांपल्स देके हमने कुछ समझा है और कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो आगे हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रेडिकल्स के पढ़ते हैं, देखते हैं कि रेडिकल्स क्या होती हैं। जैसा कि बच्चों कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो कुछ रेडिकल्स के ग्रुप भी होते हैं। अब ये रेडिकल्स क्या होती हैं? अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। के रेडिकल जो होती हैं बच्चों, कोई भी किसी भी एटम्स का कुछ ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, वो रेडिकल होती हैं। एग्जाम्पल अमोनिया, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, ये कुछ रेडिकल्स हैं जिनके ऊपर आपको चार्ज नजर आ रहा होगा। अब देखिए अमोनिया के ऊपर 1+ लगा हुआ है, मतलब इसका 1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। हाइड्रोक्साइड के ऊपर देखें माइनस है, 1 माइनस है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। कार्बोनेट देखें बच्चों, इसके ऊपर -2 लिखा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। इसका मतलब है कि रेडिकल की वैलेंसी वही होगी जो इनके ऊपर चार्ज होगा। अमोनिया के ऊपर 1+ का निशान है, मतलब है +1, तो अमोनिया की वैलेंसी होगी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी होगी 1 और कार्बोनेट के ऊपर देखें -2 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। हम डिफाइन ही रेडिकल्स को क्या कर रहे हैं, A radical is a group of atoms कि रेडिकल किसी भी एटम का ऐसा ग्रुप है that have some charge, जिनके ऊपर कुछ चार्ज है। तो रेडिकल्स क्या होंगी, जिनके ऊपर चार्ज होगा। और रेडिकल की अगर कोई आपसे वैलेंसी पूछे तो क्या होगी, तो आप देखकर ही रेडिकल को बता देंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होगी। आपकी बुक के अंदर टेबल 1.2 में आप देखेंगे कि नीचे कुछ रेडिकल्स दिखे हैं और साथ साथ उनकी वैलेंसी भी दी गई। जब आप इसको देखेंगे तो आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। और लास्ट में बच्चों आपकी एक वैलेंसी के बारे में लिखा हुआ है वेरिएबल वैलेंसी। तो अब देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। जो बच्चों वेरिएबल है उसका मतलब ही होता है तब्दील होना, ऐसी वैलेंसी जो तब्दील होती रहती है। अब कुछ एटम्स जो हैं वो कभी कंपाउंड जब बनाते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म की वैलेंसी शो करते हैं, कभी कौन सी करते हैं और कभी कौन सी करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं
फेरस सल्फेट की। ये जो फेरस सल्फेट है, जब ये फेरस सल्फेट बनाता है FeSO4 के साथ, जब ये अटैच होता है तो ये जो आयरन है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। लेकिन फेरिक सल्फेट की जब बात करते हैं तो आयरन जो होता है वो 3 वैलेंसी शो करता है। इसका मतलब होता है जब कोई भी एटम एक से ज्यादा वैलेंसी शो करे तो उसकी वैलेंसी होती है वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं आयरन क्यों बोल रही हूँ, ये तो Fe है, मैं इसको फेरिक क्यों बोल रही हूँ। तो बच्चों इसको इंग्लिश लैंग्वेज में आयरन ही बोलते हैं, लेकिन जो इसका लैटिन वर्ड है वो फेरम है। ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ है, फेरम। फेरम का मतलब आयरन था, तो जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको फेरम कहा, लेकिन आज की लैंग्वेज में हम इसको आयरन पढ़ते हैं। तो इसका नाम जो Fe है वो फेरम से ही ड्राइव हुआ हुआ है। अब हमने एक और इसमें बात देखनी है बच्चों कि फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों हमने क्या करना है, जब भी ये आयरन ज्यादा वैलेंसी शो करेगा, मतलब हायर वैलेंसी शो करेगा, तो हमने UM को मिटा के IC के साथ चेंज कर देना है जब ये हायर वैलेंसी शो करेगा। और जब ये लोअर वैलेंसी शो करेगा तो UM को UOUS के साथ रिप्लेस करना है। तो इस तरह ये फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का डिफरेंस बन जाता है। जब ये लोअर वैलेंसी शो करेगा तो हम इसको फेरस बोलेंगे, और जब ये हायर वैलेंसी शो करेगा तो हम इसको फेरिक बोलते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर मेरा यहीं तक है। कल हम अपने आगे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमने आगे कंपाउंड्स पढ़ने हैं और मिक्सचर को हम कल देखेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।